सीटेट हिंदी पेपर 2। श्रवण के शीर्ष से अधोमुखी टॉप डाउन उपागम में क्या शामिल है? विशिष्ट है वर्णों की ओर ध्यान देना, वाक्य सामग्री या ऑडियो को सारांश जिस्ट को सुनना, समग्र वाक्य या ऑडियो को समग्र संदेश को सुनना, प्रत्येक ध्वनि शब्द वाक्यांश उपवाक्य है और वाक्यों को सुनना। श्रवण के शीर्ष अधोमुखी टॉप डाउन उपागम में क्या शामिल है? सामग्री वाक्य या ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना। श्रवण की समझ को सीखने वाले के फोकस और विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर अलग अलग तरीकों से अपनाया जा सकता है। सुनने की समझ को दो मुख्य तरीके हैं, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। शीर्ष अधोमुखी टॉप डाउन उपागम में विशिष्ट विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संदेश के समान अर्थ या स्वर को समझना शामिल है। श्रोता संदेश की व्याख्या करने के लिए अपने पृष्ठभूमि ज्ञान, संदर्भ और अपेक्षाओं का उपयोग करते हैं। यह दृष्टिकोण श्रोताओं को प्रत्येक शब्द या विवरण में उलझे बिना समग्र संदेश और मुख्य विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विशिष्ट वर्णों की ओर ध्यान देना। यह उपागम नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण की अधिक विशेषता है, जहाँ श्रोता संदेश को समझने के लिए व्यक्तिगत ध्वनियों, शब्दों और वाक्यांशों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें समय अर्थ को समझने से पहले विस्तृत भाषाई जानकारी को संसाधित करना शामिल है। वाक्य सामग्री या ऑडियो को सारांश जटिल को सुनना यह भी शीर्ष अधोमुखी टॉप डाउन उपागम की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इसमें समानता अर्थ या मुख्य विचारों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। हालांकि विकल्प 3 समय संदेश का सुनना अधिक सटीक प्रतिनिधित्व है, क्योंकि यह केवल स्वर को कहीं अधिक व्यापक समझ का सुझाव देता है। प्रत्येक ध्वनि, शब्द, वाक्यांश, उपवाक्य और वाक्यों को सुनना यह शीर्ष अधोमुखी टॉप डाउन उपागम की विशेषता है, जो समग्र समझ बनाने के लिए भाषा के व्यक्तिगत घटनाओं जैसे ध्वनियों और शब्द को समझने और संसाधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कृपा और कर्ण जुड़वा हैं और मणिपुर की विशेष बोली बोलते हैं। हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता है, बोलने को उनके व्यक्तिगत विशेष तरीकों को किस रूप में जाना जाएगा? व्यक्ति भाषा, आइडियोलेक्ट, बोली, वाक्य, क्रिया। मणिपुरी
मणिपुरी किरपा और कर्ण जुड़वा हैं और मणिपुर की विशेष बोली बोलते हैं। हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता है। बोली बोलने के उनके व्यक्तिगत विशेष तरीके को किस रूप में जाना जाएगा? व्यक्ति भाषा भाषा विज्ञान में बोली का तात्पर्य किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समूह के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को एक रूप से है जो प्रायः उच्चारण, व्याकरण और शब्दावली में भिन्नताओं से चिन्हित होती है। व्यक्ति भाषा आइडियोलेक्ट से तात्पर्य उस अनोखे तरीके से है जिसमें कोई व्यक्ति किसी भाषा या बोली को बोलता है। इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत भाषा प्रयोग को शामिल किया जाता है जिसमें उसकी शब्दावली, उच्चारण, व्याकरण संबंधी विकल्प और भाषण पैटर्न शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे किरपा और करण मणिपुर की एक ही बोली बोलते हैं, फिर भी उनका बोलने का तरीका अलग है। शायद व्यक्तिगत आदतों, उच्चारण या शब्दावली में सूक्ष्म अंतर के कारण यह उनकी बोली है। बोली से तात्पर्य किसी भाषा के व्यापक, क्षेत्रीय या सामाजिक रूप से भिन्न रूप से है जो लोगों के एक समूह द्वारा बोली जाती है। वाक्य क्रिया से तात्पर्य ऐसे कथन से है जो कोई कार्य करता है, जैसे अनुरोध करना, आदेश देना, वादा करना आदि। मणिपुरी उस भाषा का नाम है जिसे वे बोल रहे हैं, जबकि किरपा और करण मणिपुरी बोल रहे हैं। भाषा बोलने के उनके अलग अलग तरीके यानी उनके अद्वितीय व्यक्तिगत भाषण पैटर्न को मणिपुरी नहीं बल्कि आइडियोलेक्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं को अध्ययन के बारे में सही है? माध्यमिकीकरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन प्रॉपर्टी चरण के दौरान शास्त्रीय भाषा का अध्ययन माध्यमिक चरण में एक केंद्रीय कोर भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है? माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इसकी विभिन्न सिफारिशों में यह शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देती है। शास्त्रीय भाषा वे भाषाएं हैं जिनकी विरासत समृद्ध है, सांस्कृतिक मूल्य महत्वपूर्ण है तथा साहित्य का लंबा इतिहास है, जैसे संस्कृत, तमिल तथा समान सांस्कृतिक गहराई वाली अन्य भाषाएं।
नीति भाषाई विविधता को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में इन्हें शामिल करने की वकालत करती है। साथ ही छात्रों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ को भी समृद्ध करती है। NEP 2020 का प्रस्ताव है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर के दौरान शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में उपलब्ध होना चाहिए। यह विकल्प छात्रों के वैकल्पिक विषय के रूप में शास्त्रीय भाषाओं को चुनने की अनुमति देता है, जिससे भाषाई विविधता और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा देते हुए भाषा विकल्पों में लचीलापन मिलता है। अतः सही उत्तर NEP 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन है। भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे कार्यान्वित करने में क्या क्या चरण संलग्न है। समूह बनाना, योजना बनाना, आंकड़े का संग्रहीकरण, आंकड़ों के व्याख्यान, प्रारूप लेखन, टॉपिक की पहचान और रिपोर्ट लेखन। समूह बनाना, टॉपिक की पहचान, योजना बनाना, आंकड़ों का संग्रहीकरण, आंकड़ों की व्याख्या, प्रारूप लेखन और रिपोर्ट फाइल करना। समूह बनाना, टॉपिक की पहचान, योजना बनाना, आंकड़ों का संग्रहीकरण, प्रारूप लेखन, आंकड़ों की व्याख्या और रिपोर्ट फाइल करना। अध्यापक और शिक्षार्थी मिलकर अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से परियोजना कार्य की कल्पना और क्रियान्वयन कर सकते हैं। भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने का क्या क्या चरण संलग्न है। समूह बनाना, टॉपिक की पहचान, योजना बनाना, आंकड़ों का संग्रहित करना, आंकड़ों का व्याख्या, प्रारूप लेखन और रिपोर्ट फाइल बनाना। भाषा कक्षा में परियोजना कार्य छात्रों की सक्रिय रूप से सीखने का अवसर प्रदान करता है तथा उन्हें संरचित तरीकों से जानकारी पर शोध करने, उसका विश्लेषण करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाषा कक्षा में प्रोजेक्ट कार्य की रूपरेखा तैयार करने और उसे पूरा करने में शामिल चरण हैं। समूह बनाना सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है। टॉपिक की पहचान, समूह परियोजना के लिए एक प्रासंगिक और दिलचस्प विषय चुनता है। योजना बनाना, समूह योजना बनाता है कि वे परियोजनाओं को किस प्रकार पूरा करेंगे, लक्ष्य समय सीमा निर्धारित करेंगे तथा कार्य सौंपेंगे। आंकड़ों का संग्रहीकरण, छात्र अपने प्रोजेक्ट के समर्थन के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधन विश्वसनीय स्रोतों से एकत्रित करते हैं। आंकड़ों की व्याख्या, एकत्रित आंकड़े का विश्लेषण और व्याख्या करके सार्थक निष्कर्ष निकाला जाता है।
प्रारूप लेखन परियोजना रिपोर्ट का एक मसौदा लिखा जाता है जिसमें विचारों, निष्कर्ष और निष्कर्षों का व्यवस्थित किया जाता है। रिपोर्ट फाइनल करना, अंतिम रिपोर्ट को संपादित, परिष्कृत और प्रस्तुत किया जाता है जिसमें परियोजना के सभी महत्वपूर्ण विवरण और अंतर्दृष्टि शामिल की जाती है। अतः सही उत्तर समूह बनाना, टॉपिक की पहचान करना, योजना बनाना, आंकड़ों का संग्रहीकरण, डेटा की व्याख्या करना, मसौदा लिखना और रिपोर्ट फाइनल करना है। कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थी को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है जिसके माध्यम से वो पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत लोग और समुदाय की सत्ता व पहचान के बारे में समझ बना सके। अध्यापक शिक्षार्थियों के किस बात को समुन्नत करना चाहिए? भाषा साक्षरता, समालोचनात्मक साक्षरता, विश्लेषणात्मक पठन, साहित्यिक कौशल। कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है जिसके माध्यम से वे पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत लोग और समुदाय की सत्ता व पहचान के बारे में समझ बना सके। अध्यापक शिक्षार्थियों के में किस बात को समुन्नत करना चाहती है? समालोचनात्मक साक्षरता पठन समझ को पढ़ने के संदर्भ में छात्रों को पाठों के जुड़ने और उनका विश्लेषण करने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले विभिन्न तरीकों को समझना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दृष्टिकोण शिक्षार्थियों में विशिष्ट कौशल विकसित करने का काम करता है जो किसी पाठ के सतही अर्थ को समझने से कहीं आगे जाता है। इस परिदृश्य के अध्यापक शक्ति, पहचान और समुदाय जैसे जटिल मुद्दे को समझने पर जोर देते हुए विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए केवल पाठ के शब्दों या संरचना को समझने से अधिक की आवश्यकता होती है। इसमें पाठ की सामग्री के गहन निहित तर्क पर प्रश्न उठाना और उनकी व्याख्या करना शामिल है जो समालोचनात्मक क्षमता का सार है। आलोचनात्मक साक्षरता किसी पाठ को न केवल समझने की क्षमता है बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक पदार्थों को समझते हुए इसका समालोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता भी है। भाषा साक्षरता का तात्पर्य पढ़ने, लिखने और बोलने के बुनियादी कौशल से है। यह भाषा के यांत्रिक को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है लेकिन शक्ति और पहचान जैसे गहरे विषय का विश्लेषण करने पर जोर नहीं देता है। विश्लेषणात्मक पठन का अर्थ है पाठ में उसके घटनाओं में तोड़ना, नया उसकी संचालन, अर्थ या तार्किक तर्क को समझना, लेकिन यह आवश्यक रूप से सामाजिक और वैचारिक निहित अर्थ पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता। जैसा
भाषा की आलोचनात्मक साक्षरता करती है। साहित्यिक कौशल का संबंध किसी पाठ्य की साहित्यिक युक्तियों, संरचना और स्वरूप को समझने से है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे उन सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे से ही निपटने जिन पर अध्यापक परिदृश्य में ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहाँ एक पाठ्य सामग्री दी गई है। पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री भाषा की किस प्रयुक्ति से संबंधित है। अचानक क्रांति के बाद ऐसे संभव लगने लगा कि बदलाव आएगा विश्व के कई भागों में, यहाँ तक कि यूरोप और एशिया में भी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में नए नए विचारों सामने आने लगे और जिनके यह नियंत्रित में सामाजिक सत्ता थी उनकी भी चर्चा होने लगी। भारत का राजा राम मोहन राय और डिरोजियो ने फ्रेंच क्रांति के महत्व के बारे में बात की। सामाजिक परिवर्तन के इन विचारों को एक नया स्वरूप दिया गया है। विज्ञान प्रस्तुति, राजनीतिक प्रयुक्ति, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति, क्रांति प्रयुक्ति। सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति भाषा अध्ययन में प्रयुक्त रजिस्टर किसी विशेष संदर्भ में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की शैली या प्रकार को संदर्भित करता है। यह संचार के उद्देश्य, विषय वस्तु और श्रोताओं से प्रभावित हो सकता है। वैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक चर्चाओं के लिए अलग अलग प्रयुक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी पाठ के प्रयुक्त को पहचानना उसके लहजे और इरादे को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत पाठ में फ्रांसीसी क्रांति और औपनिवेशिक प्रभाव के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत अधिकार और राजा राम मोहन राय तथा डिरोजियो जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों पर चर्चा की गई है। यह पाठ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे को संबोधित करता है तथा सामाजिक रचनाओं को नया रूप देने में क्रांति की भूमिका पर प्रकाश डालता है। क्रांति अधिकार और शक्ति से जुड़े विचारों पर यह ध्यान सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति के अनुरूप है, जो मानव समाज, ऐतिहासिक घटनाओं और उनके सामाजिक प्रभावों से संबंधित है। विज्ञान प्रयुक्ति प्रयोगों, सिद्धांतों और तकनीकी भाषा जैसे वैज्ञानिक विषयों पर केंद्रित होगा, जो यहाँ नहीं है। राजनीतिक प्रयुक्ति आमतौर पर राजनीतिक विमर्श की भाषा पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि शासन, नीति निर्माण और राजनीतिक संरचनाएं, जबकि पाठ राजनीतिक परिवर्तन को छूता है। यह सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में अधिक है, जिससे यह काम प्रासंगिक हो जाता है। क्रांति प्रयुक्ति भाषा प्रयुक्तियों में आमतौर पर मान्यता प्राप्त शब्द नहीं है
और यहाँ भी पाठ में क्रांति का उल्लेख है, लेकिन यह व्यापक है, सामाजिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे यह विकल्प बहुत विशिष्ट हो जाता है और सबसे उपयुक्त नहीं है। अतः यह पाठ सामाजिक शिक्षा प्रयुक्ति के से संबंधित है, क्योंकि इसमें फ्रांसीसी क्रांति और व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक परिवर्तनों पर चर्चा की गई है। कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार देख होता है कि भाषा आकलन ग्रहणशील रिस्पेक्टिव कौशल के महत्व नहीं देता है। ग्रहणशील कौशलों से उनका तात्पर्य क्या है? श्रवण और लेखन, बोल और पढ़न, श्रवण और पठन, बोलना और लिखना। कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार देख होता है कि भाषा आकलन ग्रहणशील रिस्पेक्टिव कौशल के महत्व नहीं देता। ग्रहणशील कौशल को से उनका क्या तात्पर्य है? श्रवण और पठन। भाषा सीखने में कौशल के अक्सर ग्रहणशील और उत्पादक कौशल में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रहणशील कौशल में भाषा इनपुट प्राप्त करना और समझना शामिल है, जबकि उत्पादन कौशल में भाषा आउटपुट का उत्पादन करना शामिल है। जब सुभाष ग्रहणशील कौशल का उल्लेख करते हैं तो उनका तात्पर्य भाषा इनपुट प्राप्त करने और प्रसंस्कार में शामिल क्षमताओं से होता है। भाषा अर्जन में श्रवण और पठन ग्रहणशील कौशल माने जाते हैं, क्योंकि इनमें दूसरों द्वारा श्रवण या लिखित पाठ के माध्यम से दी गई जानकारी को समझना और व्याख्या करना पठन शामिल होता है। इन कौशल के लिए भाषा के सक्रिय उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि समझ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अतः सही उत्तर श्रवण और पठन है, क्योंकि यह भाषा को प्राप्त करने और संसाधित करने में शामिल कौशल है, जिन्हें ग्रहणशील कौशल कहा जाता है। भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? राजकीय ऑफिशियल भाषा, सह राजकीय भाषा, विदेशी भाषा, वैधानिक निकायों की भाषा। भाषा के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? सह राजकीय भाषा। भाषा मनुष्य होने का एक अभिन्न अंग है। यह बोलने वाले की पहचान का प्रतीक है। भाषा समाज के सदस्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करती है और सामाजिक पदानुक्रम को एनकोड करती है। राज्य भाषा अधिनियम भारतीय सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी अनुसूचित काल तक जारी रखने की अनुमति देता है, जब तक कि अनुकूल इसमें परिवर्तन करने का निर्णय नहीं ले लेता। केंद्रीय प्रशासन द्वारा प्रयुक्त आधिकारिक भाषा के रूप में 2 भाषाओं को चुना गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी पट्टी के राज्य के साथ संवाद करते समय केंद्र सरकार द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी सहयोगी अधिकारी भाषा है और राज्य के साथ संवाद
करते समय प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 343A में प्रावधान है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी और अंग्रेजी स्वराज्यीय भाषा होगी। अनुच्छेद 343(2) में संविधान के लागू होने की तारीख से 15 वर्ष तक अर्थात 25 जनवरी 1965 तक संघ के सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालता है कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को सहयोगी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। विसव जन्म अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है। उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है और इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। उड़िया उसकी अधिगम भाषा अर्जन है, उसका हिंदी अधिगम भाषा अर्जन है, उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अधिगम है, उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है। अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है। उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन और भाषा सीखने के बीच का अंतर। भाषा अर्जन सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। भाषा अर्जन से तात्पर्य किसी भाषा को सीखने की स्वाभाविक और चेतना प्रक्रिया से है, जो आमतौर पर बचपन के दौरान होती है। यह बिना किसी औपचारिक निर्देश से होता है। दूसरी भाषा अधिगम किसी भाषा को सीखने की सचेत प्रक्रिया को संदर्भित करता है और आमतौर पर जीवन के बाद के चरणों में संरक्षित निर्देश के माध्यम से होती है। उसका उड़िया अधिगम भाषा अर्जन है। यह सही है क्योंकि अनिश्चित ने जन्म से ही स्वाभाविक रूप से उड़िया सीखी, जो भाषा अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है। उसका हिंदी अधिगम भाषा अधिगम है। यह भी सही है क्योंकि अश्विन ने हिंदी का अध्ययन सचेत रूप से किया, जो कि भाषा सीखने की एक प्रक्रिया है। उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अधिगम है। यह भी सही है। अश्विन ने औपचारिक शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी सीखी, जिससे यह एक भाषा सीखने की प्रक्रिया बन गई। उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है। यह कथन सही नहीं है। अश्विन ने जन्म से स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी नहीं सीखी, बल्कि औपचारिक शिक्षा के माध्यम से इसे सीखा, जो इस भाषा सीखना बताता है कि अधिग्रहण नहीं है। अतः सही उत्तर यह है कि उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है, क्योंकि यह कथन सही नहीं है। विद्यार्थी उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है। संप्रेषणात्मक क्षमता, स्वर्गनी सिस्टमिक दक्षता, सामाजिक भाषिक दक्षता, युक्तिपरक दक्षता।
शिक्षार्थी उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है। स्वर्गीय सिस्टमिक दक्षता भाषा अधिगम में सक्षमता की अवधारणा से तात्पर्य शिक्षार्थियों की विभिन्न संदर्भों में भाषा को प्रभावी और उचित रूप से उपयोग करने की क्षमता से है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा प्रवीणता के विभिन्न पहलुओं और ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यताओं की पहचान की गई है। प्रणालीगत क्षमता से तात्पर्य किसी भाषा की अंतर्निहित प्रणाली जैसे उसका व्याकरण, वाक्य विन्यास और संरचना की समझ और अनुप्रयोग से है। प्रणालीगत क्षमता वाला शिक्षार्थी यह समझता है कि भाषा का प्रणाली के रूप में कैसे काम करती है, जिसमें वाक्य को निर्माण और शब्दों के निर्माण के नियम शामिल होते हैं। संप्रेषणात्मक दक्षता इसका तात्पर्य वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता से है, जिसमें भाषाई ज्ञान को संदर्भ में भाषा के उचित उपयोग के साथ संयोजित किया जाता है। सामाजिक भाषिक दक्षता इस क्षमता में उच्च सामाजिक संदर्भ को समझना शामिल है, जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है जो औपचारिकता के उचित स्तर, सांस्कृतिक बारीकियों और विनम्रता की रणनीतियों को पहचानना। युक्तिपरक दक्षता इसका तात्पर्य संचार चुनौतियों का काबू पाने के लिए रणनीतियों का उपयोग करने की क्षमता से है, जैसे कि व्याख्या करना, स्पष्टीकरण मांगना या संचार में कठिनाइयों का सामना करने पर अर्थ को समझने के लिए संदर्भ का उपयोग करना। यांत्रिक इंस्ट्रूमेंट प्रेरणा कब होती है? जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को इसलिए सीखता है जिससे कि वह उस भाषा के सहजात वक्त को नज़दीक आ सके। जब कोई व्यक्ति अपनी समुदाय के धार्मिक और सामाजिक उत्सव कार्यों के लिए भाषा सीखता है। एक व्यक्ति पुस्तक लिखने के लिए भाषा सीखता है। यांत्रिक इंस्ट्रूमेंट अभिप्रेरणा कब होती है? जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए। भाषा अधिगम में अभिप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसे शिक्षार्थी के लक्ष्य और भाषा सीखने के कारणों के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। द्वितीय भाषा अर्जन के संदर्भ में साधनात्मक और एकीकृत प्रेरणा दो प्राथमिक श्रेणियों हैं जो भाषा अधिगम के विभिन्न कारणों का वर्णन करती है। यांत्रिक इंस्ट्रूमेंट अभिप्रेरणा एक प्रकार की प्रेरणा है जो व्यावहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य के लिए किसी भाषा को सीखने से संदर्भित करती है, जैसे कि नौकरी प्राप्त करना, कैरियर में उन्नति या अन्य लाभ जो भाषा से बाहर हो।
साधनात्मक प्रेरणा वाले शिक्षार्थी अक्सर भाषा के कुछ व्यावहारिक हासिल करने के साधन के रूप में देखते हैं। एकीकृत प्रेरणा इस प्रकार की प्रेरणा से तात्पर्य मूल वाक्य और की सांस्कृतिक या समुदाय में एकीकृत के लिए किसी भाषा के सीखने से है। धार्मिक और सामाजिक कार्य या प्रेरणा एकीकृत प्रेरणा के साथ अधिक संरेखित है, क्योंकि यह सामाजिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए समुदायों के साथ जोड़ने पर केंद्रित है। पुस्तक लेखन हालांकि यह कुछ शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा हो सकती है, लेकिन यह कम आम है और यह साधनात्मक या एकीकृत श्रेणियों में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है। अतः सही उत्तर, जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण भी भाषा सीखता है, जिसे कि रोजगार के लिए है। भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है। भाषा पहचान अभिव्यक्त करती है। भाषा इतिहास का खजाना है। भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान है। कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित करती है। भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है। कुछ भाषा केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती है। गलत। भाषा संचार का एक बुनियादी साधन है, जो सांस्कृतिक पहचान और इतिहास का यह समेटे हुए है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए व्यक्ति अपने विचार, धारणाएं और भावनाओं व्यक्त करता है। भाषा की विशेषता। भाषा पहचान अभिव्यक्त करती है। भाषा वास्तव में किसी की पहचान व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यक्तियों की सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत पहचान को दर्शाती है। भाषा इतिहास का खजाना है। भाषा सभ्यताओं का इतिहास रखती है, जिसमें परंपराएं, कहानियाँ और सांस्कृतिक प्रथाएं शामिल हैं। यह पीढ़ियों के बीच ऐतिहासिक ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करने के माध्यम से रूप में कार्य करती है। भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान देती है। भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य विचारों खोजने और ज्ञान को समझ 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 करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, दार्शनिक बहस और सांस्कृतिक नवाचार सभी भाषा के माध्यम से संप्रेषित होते हैं। कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती है। यह कथन सत्य नहीं है, जबकि कुछ भाषाओं में विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे कुछ क्षेत्रों को संबंधित विशेष शब्दावली हो सकती है, लेकिन कोई भी भाषा इन क्षेत्रों को बेहतर तरीके से व्यक्त करने में स्वाभाविक रूप से बेहतर नहीं है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में जटिल अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए किसी भी भाषा को अनुकूलित या समृद्ध किया जा सकता है। वैज्ञानिक विचारों और व्यक्त करने की क्षमता भाषा पर नहीं, बल्कि बोलने वाले
की भाषा पर महारत पर निर्भर करती है। अतः सही उत्तर यह है कि कुछ भाषाएं केवल विज्ञान अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती है। आदित्य भूतकाल के नियम जानती है, परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पाती है। उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है? भाषा अर्जन उपकरण, प्रक्रियात्मक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, ज्ञान का अनुप्रयोग। आदित्य भूतकाल के नियम जानती है, परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पाती है। उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है? घोषणात्मक ज्ञान। भाषा अधिगम में विभिन्न प्रकार के ज्ञान होते हैं, जिन्हें सीखने वाले भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्राप्त करते हैं। भाषा सीखने के ज्ञान को दो प्राथमिक प्रकार है: घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान से तात्पर्य तथ्यात्मक ज्ञान से है, जो ऐसे शिक्षार्थी जानता है जो जैसे व्याकरण के नियम को जानना। आदित्य भूतकाल पूर्व काल के नियमों को समझती है, जिसका अर्थ है कि उनके पास घोषणात्मक ज्ञान है। हालांकि संदर्भ में इसका उपयोग करने में उसकी समर्थता यह बताती है कि उनके अभी तक वास्तविक संचार में इसका उपयोग करने में प्रक्रियात्मक पहलू को पूरी तरह से विकसित नहीं किया है। भाषा अर्जन उपकरण एलएडी भाषाविद नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित एक सैद्धांतिक निर्माण को संदर्भित करता है। यह सुझाव देता है कि मनुष्य भाषा सीखने के लिए एक मानसिक तंत्र से सहज रूप से सुसज्जित है। प्रक्रियात्मक ज्ञान से तात्पर्य कुछ कार्य या क्रियाओं को करने के ज्ञान से है, जैसे वास्तविक जीवन के संदर्भ में व्याकरण के नियमों को लागू करना। ज्ञान के अनुप्रयोग में वास्तविक जीवन की स्थितियों में जो कुछ भी हम जानते हैं उसका उपयोग करना शामिल है। आदित्य को भूतकाल पूर्व काल के नियम पता है, लेकिन वह संदर्भ में इसका उपयोग नहीं कर सकती। अतः यह सही उत्तर घोषणात्मक ज्ञान है। एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना है, क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वैधता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण। एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करना है, क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण। शिक्षा में आकलन एक छात्र की सीखने की प्रगति, ताकत और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शैक्षिक प्रक्रिया में विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षण तैयार किए जाते हैं। निदानात्मक परीक्षण विशेष रूप से किसी विद्यार्थी की किसी विशेष विषय या कौशल क्षेत्र में विशिष्ट क्षमताओं और
कमियों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जहां छात्र को अतिरिक्त अभ्यास या सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यह कमजोरियों और शक्तियों की पहचान करने के लिए सही प्रकार का परीक्षण है जो लक्षित शिक्षण और सीखने की रणनीति के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऐसे मूल्यांकन होते हैं जिनमें उत्तर स्पष्ट और अस्पष्ट होते हैं और जो आम तौर पर बहुविकल्पीय सत्य असत्य पर लघु लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में होते हैं। वैधता परीक्षण एक प्रकार का मूल्यांकन नहीं है जिसका उद्देश्य कमजोरी या शक्तियों की पहचान करना है, बल्कि यह परीक्षण के माप की गुणवत्ता और सटीकता का मूल्यांकन है। छात्रों की प्रगति पर नजर रखने और शिक्षण को सूचित करने के लिए सीखने की प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक परीक्षण आयोजित किए जाते हैं तथा संयुक्त निदानात्मक परीक्षण है। कक्षा 7 की अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित लेखन कर देना चाहती है। वह कक्षा से बाहर गई और अपनी कक्षा में एक फेरी वाले को उसके सामान सहित लेकर आई। उसने उस फेरी वाले से कहा कि वो कक्षा में कोई स्रोतक मिनट के लिए रुके। फिर शिक्षार्थियों को दो दो के जोड़े में उस व्यक्ति का वर्णन लिखने के लिए कहा। वह फेरी वाला इस गतिविधि में किस रूप में जाना जाएगा? शिक्षण सहायक फेरी वाला गतिविधि का एक प्रतिभागी सामग्री। कक्षा 7 की अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित लेखन कर देना चाहती है। वो कक्षा के बाहर गई और अपनी कक्षा में एक फेरी वाले को उसके सामान सहित लेकर आई। उसने उस फेरी वाले से कहा कि वह कक्षा में कोई 7 मिनट के लिए रोक फिर शिक्षार्थियों को दो दो के जोड़ों में उस व्यक्ति का वर्णन लिखने के लिए कहा। वह फेरी वाला इस गतिविधियों में किस रूप में जाना जाता है? सामग्री। शैक्षिक परिवेश में जब शिक्षक कक्षा में गतिविधियों में वास्तविक जीवन के उदाहरणों या बाहरी संसाधनों में शामिल करते हैं तो यह संसाधन अक्सर विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। इस मामलों में शिक्षक ने छात्रों को एक व्यक्ति का वर्णन करने में मदद करने के लिए लेखन कार्य के भाग के रूप में एक फेरी वाले को कक्षा में लाया है। उसका भूमिका छात्रों के अवलोकन और वर्णन करने के लिए वास्तविक जीवन का संदर्भ प्रदान करना है। इस संदर्भ में फेरी वाले की भूमिका को सही ढंग से पहचानना महत्वपूर्ण है। क्या गतिविधि के संदर्भ में फेरी वाले को छात्रों द्वारा वर्णन
करने के लिए एक संसाधन या सामग्री के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जिस प्रकार पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ फेरी वाले को लेखन कार्य के लिए प्रेरणा देने वाली जीवंत सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षण सहायक, इसका मतलब है कि शिक्षक को शैक्षणिक प्रक्रिया में सहायता करने वाला कोई व्यक्ति, आमतौर पर वह व्यक्ति जो छात्रों से प्रबंधन या पाठ पढ़ने में मदद करता है, हॉकर या भूमिका नहीं निभाता है, इसलिए यह सही विकल्प नहीं है। फेरी वाला, जबकि फेरी वाला वास्तव में एक हॉकर फेरी वाला है, यह विकल्प कक्षा गतिविधि में उसकी भूमिका का वर्णन नहीं करता है। उसका उद्देश्य छात्रों के वर्णन करने के लिए एक वास्तविक जीवन का उदाहरण प्रदान करना है, न कि केवल एक हॉकर होना। गतिविधि का एक प्रतिभागी हालांकि फेरी वाला गतिविधि में शामिल है, लेकिन वह छात्रों की सतह भाग नहीं ले रहा है। वह अवलोकन का विषय है, कक्षा गतिविधि में सक्रिय भागीदारी नहीं है, इसलिए यह विकल्प पूरी तरह से सही नहीं है। अतः उत्तर सही सामग्री है।